स्टार्ट होती है और कुछ दिन ना बीत गए होते हैं। इन दिनों लूवो बहुत खुश थी क्योंकि साउ उससे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी। जैसे लूवो चाहती थी वैसे ही साउ उससे बात कर रही थी। मालकिन ना कहना, हान या फिर लूवो कह के उसे प्रोनाउंस करना, वो इन दिनों बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई थी ब्रॉथल में, क्योंकि साउ उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करती थी। और उसने हल्दी वाला दूध भी ना स्किप कर दिया होता है, पर उसकी फैमिली अब उसके खाने में पॉइजन मिलाने लग गई थी। अभी लूवो के साथ साथ ना हैनिंग के भी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश था क्योंकि फाइनली वो जो चाहता था अब वो होने वाला है। जिन ने मना किया कि वैन पे बेट ना लगाए, पर हैनिंग मानेगा क्या? वो बहुत जल्दी है, वो जो चाहता है उसे पा के रहता है। इसलिए उसने तो अपने पैसे वैसे जमा करके रख लिए हैं, क्योंकि वो दूसरों की औकात जानता है। उससे रिच कोई नहीं है, कोई भी ज़्यादा वेट लगा ही नहीं पाएगा। हैनिंग इतना कॉन्फिडेंट है कि वो ही लेगा वैन को। उस दिन के लड़ाई के बाद से ना गुजर ने साउ से बिल्कुल बात नहीं किया है। वो वैन से बात कर रही है पर साउ से बात नहीं कर रही है। वहीं पर साउ ना वैन से बात करती है ना ही गुजर से बात करती है। वो एकदम साइलेंट रहती है, उसे किसी से भी कुछ भी नहीं कहने का मन होता है। अभी हमें लूवो को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठी हुई थी एंड उसका हाथ फोल्ड था। वो एक ओल्ड अंकल के पास बैठी हुई थी जिसके पास गाओ वेनिंग बैठा हुआ था। दोनों ना एक दूसरे को ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो हमारे लूवो के फादर थे वो उस अंकल से बहुत ज़्यादा क्लोज थे एंड अंकल भी लूवो के बारे में जानते हैं। एंड वो गाओ वेनिंग के सामने लूवो की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये हमेशा सच बोलती है, ये इतनी अच्छी है एंड ऑल दैट। वो सारा बोल रहे होते हैं एंड लूवो क्या रिप्लाई करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। दोनों कैजुअल बातें करते हैं, फिर बाद में उठकर जाने लगते हैं। अभी जैसे ही लूवो आधे रास्ते जाती है ना तो उसके हेड में हेडेक होने लगती है और वो अपने सर को पकड़ लेती है। उसे हल्का सा उल्टी जैसा भी होने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या हो रहा है। उसकी तबीयत इन दिनों बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है उसे एंड वो मन में ही कहती है, मैंने तो हल्दी वाला दूध लेना भी स्किप कर दिया, तो आखिरकार मेरी ऐसी हालत क्यों है। वैन को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रहा होता है और जिस रास्ते वो जा रहा था उस रास्ते से जाओ आ रहा था। दोनों ना एक दूसरे के क्लोज होकर जाते हैं, पर दोनों ने एक दूसरे से आइस कांटेक्ट नहीं किया होता है, ना मुड़ के देखा था, ना ही कुछ। दोनों स्ट्रेट चले जाते हैं, पर आगे जाकर वैन रुक कर जाओ को देखता है, पर जाओ जैसे रुकता नहीं है एंड सीधा जाने लगता है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो लूवो थी वो साउ से मिलने आई होती है एंड साउ कहती है, इन दिनों तुम मेरे पास ज़्यादा नहीं आती। लूवो कहती है, क्या मैं नहीं आ सकती? साउ कहती है, तुम्हारी बिजनेसमैन वाली इमेज। लूवो बोलती है, मुझे उस इमेज की नहीं पड़ी है, मुझे तो तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। साउ कहती है, वैसे भूलना मत, कल नाइट को टाइम पर आ जाना। जो अपनी लूवो थी वो उसे घूरने लगती है एंड साउ कहती है, भूल गई क्या, बहन की कल नीलामी होने वाली है। लूवो ना सच्ची में ये बात भूल गई होती है एंड वो एकदम क्वाइट होते हुए कहती है, तो क्या तुम बस इसलिए मेरे से इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी? साउ एकदम शांत थी। जो लूवो होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर उसे ना हर्ट हो रहा होता है, बट वो कोई बात नहीं कहती है। फिर बाद में वो उठ के जाने लगती है एंड कहती है, अगर कुछ करने को नहीं है तो चलते हैं, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। साउ कहती है, रुको। लूवो रुक जाती है। साउ बोलती है, क्या तुम मेरे साथ लूडो खेलोगी? लूवो देखने लगती है। साउ उसको निकालते हुए कहती है, ये गेम मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, परंतु मैंने किसी के साथ खेला नहीं, तो तुम क्या खेलना चाहोगी? अपनी लूवो स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है एंड दोनों ना खेलने लगते हैं। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। लूवो जैसे ही निकलती है साउ उसकी गोटी मार देती एंड साउ की 2 गोटी लाल हो गई थी, पर लूवो की 1 गोटी भी लाल नहीं हुई थी। 1 गोटी उसकी लाल होने वाली थी, पर खतरा था। साउ उसके पीछे ही थी। साउ अपना डाई चलती है एंड 3 नंबर से वो मार सकती थी हमारी लूवो की गोटी को एंड उसका 3 आ जाता है। जो अपनी लूवो थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि उसकी एक और गोटी लाल नहीं होगी, पर जो अपनी साउ होती है ना वो दूसरी गोटी चला लेती है एंड उसने देखा था कि वो मार सकती है, पर उसने फिर भी अलग गोटी चलाई। लूवो एकदम हैरान थी एंड कहती है, तुमने मुझे सेव किया? सा कहती है
क्या मैं तुम्हारी गोटी मार सकती थी क्या? अरे यार धत तेरी की, मेरे हाथों से मिस हो गया, नहीं तो मैं छोड़ती नहीं। पर ये झूठ है, साव ने जानबूझ के छोड़ा था और लूवो को भी समझ में आ रहा था क्योंकि लूवो इस गेम में बहुत अच्छी लग रही होती है। बट लूवो को बहुत खुशी मिलती है एंड वो अपनी एक गोटी तो लाल करवा लेती है। पहले वो हार जाती है पर वो इस गेम से ना बहुत खुश थी। गेम खेलने के बाद ना वो घर चली गई होती है एंड ये नाइट ऐसे ही निकल जाता है। मॉर्निंग में नीलामी की तैयारी होने लगती है। जो वैन केसिंग थी उसे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। वो उस दिन का वेट कर रहा था ताकि उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिल सके एंड वो डेंट चुका सके, पर उससे आज बहुत अजीब लग रहा होता है। उसका गला ना एकदम बैठ गया होता है। उसने जाओ से मिलने के बाद एक अलग एंडिंग सोची थी, पर यहाँ पर तो वही मैचिंग चीज़ें हो रही है। वो अपने दिल को पकड़े बैठा हुआ था। गुजियान आज पूरे टाइम वैन के साथ है एंड उसे मोटिवेट करी जा रही है, पर साव उससे मिलने नहीं आई जो वैन को हर्ट कर रहा होता है। उधर हमें साव को दिखाया जाता है जो जा रही होती है, तभी उसे एक हाथ रोक लेता है एंड ये हान हिंग था। जो हमारी साव होती है वो अपना हाथ हटाती है एंड कहती है छूने की कोशिश भी मत करना। हैनिंग कहता है कैसा लग रहा है? साव बोलती है क्या मतलब? हैनिंग कहता है आज वैन मेरे कमरे में होगा, वही सब होगा जो तुम्हारे साथ हुआ था। जो अपना साव होती है वो कहती है वादे मेरा आइडिया यूज़ तो किया ना हान है, कुछ तेल लगाया वहाँ पर ताकि बड़ा हो सके, या फिर फिंगरिंग तो सीख ही ली होगी। जो हमारा हैनिंग होता है ना उसके गाल पे थप्पड़ मार देता है, बाल खींच लेता है एंड कहता है कुतिया। जो साव होती है वो कहती है आइडिया दूँ वो भी ख़राब लग रहा है, हाँ अब कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वैसे तुम्हारा औजार ढीला है बहुत ज़्यादा। अभी हैनिंग उसके गले को ना ग्रैब कर लिया होता है, हैंड दबा रहा होता है, पर हैनिंग को कुछ आवाज़ें सुनाई देते हैं और वो छोड़ देता है अपनी साव को। उधर आता है ना अपना जाओ जिसू साव को और हैनिंग को एक साथ में देखकर हैरान था एंड वो हाथ फोल्ड करते हुए कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर? साव कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो जानती है कि मतलब नहीं है। उसने अपना पूरा स्कार दिखाया उसे, उसको पूरा चोट जाओ को, पर जाओ ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया था। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है बस मैं पूछ रहा था कि नीलामी का काम कैसा चल रहा है। जो जाओ होता है ना वो साव के गालों को देख रहा होता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है साव को क्या पता होगा, आदमियों से पूछो जो वो कर रहे हैं, जाओ। जो अपना हैनिंग होता है अब जाने लगता है। जो अपना जाओ था वो अपने साव के गालों को ही देख रहा होता है क्योंकि वो रेड हो गया होता है और इसका गला भी थोड़ा सा स्कार्क लग रहा होता है कि वहाँ पे चोट लगी है। अभी जो अपनी साव होती है वो उधर से चली गई होती है एंड अपना जाओ भी उधर से चला गया होता है। पूरी ना तैयारी ज़ोरों शोरों से हो गई थी एंड आज काफ़ी सारे नवाब आने वाले थे वैन के लिए, क्योंकि सारे बहुत खुश थे क्योंकि वो वैन का कब से वेट कर रहे थे। उधर वैन के लिए ड्रेस तैयार कर दिया गया था, ज्वेलरीज तैयार कर दी गई थी। गुजियान उसके गालों पे वो लगा रही होती है ताकि वो उसका निशान ना दिखे एंड वैन एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ था। ऐसे ही करते करते नाइट हो गई होती है। नीलामी का समय स्टार्ट हो गया था। वैन वेट कर रहा होता है कि कब कोई उसे आकर ले जाएगा, क्योंकि जब कोई आकर ले जाएगा तभी तुम्हें जाना है। अभी वैन ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी उसको किसी की आवाज़ आती है कि अंदर कोई आ रहा है। वैन उसकी तरफ देखते हुए गुलजान कहता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहाँ पर गुलजान होगी, पर वहाँ पर गुलजान नहीं थी, वहाँ पर था जाओ जिसू। जाओ जिसू को देखकर वैन हैरान था। जाओ जिसू वैन के पास आता है एंड वैन की आइज़ नीचे थी। जाओ जिसू वैन का फेस पकड़ते हुए उसके ऐसे ना फेस को ऊपर की तरफ करता है एंड उसे घूर रहा होता है और कहता है कि अपना दांत क्यों छुपा रहे हो? अपना वैन कहता है ताकि ज़्यादा पैसे मिल सके। अपना जाओ कहता है अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो कपड़े कम कर लो, मिल जाएंगे। और तुम ही तो कहते थे चांद पे दाग लगने से चांद खूबसूरत हो जाता है, तुम्हें लोग चांद क्या कहते हैं? तुम तो चढ़ पड़े हो सर पे, खुद को चांद मानने लग गए। वैन गेजिंग कुछ नहीं कह रहा होता है एंड जाओ जिसू उसके चेहरे से अपना हाथ हटाता है एंड अपने हाथ को पोंछने लगता है जैसे कि उसका हाथ गंदा हो गया हो। वैन गेजिंग हंसता है। जाओ कहता है ये रिमूव करो,
चेहरे पे ये जो लगा रखा है तुमने। अपना वैन कहता है तैयार होने का हक है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है हक, जिस दिन दंड चुका लोगे ना अपना, उस दिन कहना हक है। अभी तुम्हारा सब कुछ इस कोठे का है, तुम्हारा हक भी। एंड ये कहते ही वो अपने हाथों से ही उस मोती को निकालने लगता है। एंड वो जानबूझ के थोड़ा तेज कर रहा होता है। वैन जाओ का हाथ रोक लेता है। जाओ कहता है छूने की गुस्ताखी भी मत करना। एंड वैन केजिंग उसका हाथ छोड़ देता है और जाओ जिसू वो सारी मोती निकाल देता है। एंड जो उसने मेकअप किया था वो उसे रिमूव करने लगता है। वैन गेजिंग बस देख रहा होता है जाओ को कि वो कर क्या रहा है, क्या उसको उससे इतनी नफ़रत हो चुकी है। वैन कहता भी है आपको मेरे से इतनी नफ़रत हो गई है। जाओ बोलता है नफ़रत की सीमा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे यूनिवर्स है ना, उसका कोई अंत नहीं है, वैसे ही मेरे नफ़रत का कोई अंत नहीं है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो जैसे ही ये कहता है, वैन हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है पर आपकी आंखों में मुझे प्यार झलकता है। जाओ कहता है क्योंकि तुम आँख से अंधे हो, तभी तो खुद को इतना खूबसूरत मानते हो। हाँ। एंड ये कहते ही वो उसे ले जाने लगता है उसका हाथ पकड़ के। उसका खुद का प्रेमी ही उसकी बोली लगाने वाला है आज। वैन को सबके सामने खड़ा किया जाता है एंड वैन ने बिल्कुल मेकअप नहीं किया है, पर वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। पर उसके चेहरे की दाग वो दिख रही होती है सबको। एंड सब उसके चेहरे की दाग के बारे में ही बात करने लगते हैं कि इसके चेहरे पे दाग कब हुआ, ये दिखा ही नहीं, अच्छा ये इसलिए मोती लगा के रखता था। सब ना खसर पसर कर रहे होते हैं। साव जो उस भीड़ में खड़ी थी उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो समझ गई होती है कि उसके चेहरे से अपने जाओ जिसू ने ही छेड़छाड़ की है, उसका मेकअप हटाना एंड ऑल दैट। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो साइड में देखती है जहाँ पर हैनिंग बैठा हुआ है। हैनिंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सा को गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बस लुवो को ही मन में याद कर रही होती है एंड बस विश कर रही होती है कि लुवो जल्दी आए। हमें लुवो को दिखाया जाता है जो कार में होती है एंड अपने कार को ना फास्ट ड्राइव कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी क्योंकि वो लेट हो गई थी, पर आज उससे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहे होते हैं एंड उसे वॉमिटिंग भी बहुत हुई थी आज। पर स्टिल वो जाना चाहती थी क्योंकि वो साव का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो अपने कार को बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी, पर अचानक से उसे खांसी आने लगती है। उसकी वो खांसी रुक ही नहीं रही थी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। एंड अचानक से उसके खांसी में ब्लड निकल आता है। लुवो स्टिल उस ब्लड को इग्नोर करती है एंड आगे की तरफ जा रही होती है अपने कार से ही, पर उसके नोज़ से ना ब्लीडिंग होने लगती है अचानक से। एंड वो अपने नोज़ को जब साफ़ करती है वो खून बहुत ज़्यादा था तो वो उस तरफ देखने लगती है। इस वजह से लुवो अपनी ड्राइविंग पे थोड़ी देर के लिए फ़ोकस नहीं रख पाती है एंड अचानक से एक और वेडकर की लाइट उसके फेस पे पहुंचती है एकदम तेज़, जिस वजह से वो ढंग से सामने देख नहीं पाती है। एंड एक आवाज़ आती है जैसे दो कारों की टक्कर हुई हो। हमें अपनी साव को ही दिखाया जाता है जो सिर्फ लुवो का वेट कर रही होती है। उधर नीलामी स्टार्ट हो गई थी। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है आज की नीलामी है वैन के जिंगी, जिस बदनाम गली का बदनाम चांद है, तो तालियां बजाइए। एंड सारे तालियां बजाने लगते हैं, बट कोई हैप्पी नहीं था जाओ की वजह से। जाओ जिसो जब जब है ना कुछ गोंडोगोल ही किया है एंड यहाँ पे भी वो तहस नहस करेगा सब जानते हैं, पर वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि सबको वैन केसिंग चाहिए था। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है पता है वैन केसिंग की खास बात क्या है। अभी सब देखने लगते हैं कि नीलामी में क्या बकवास कर रहा है, कमेंट्री चल रही है क्या। जाओ बोलता है मैं बता देता हूँ, इसकी खूबसूरती ना इसकी जीन में है। इसकी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए तो दूसरे मर्दों को इतने अच्छे तरीके से बहला देती थी कि वो अपनी फैमिली भूलकर उसके पीछे पीछे जाने लगते थे। ये बेइज्जती है। सरासर वैन को टारगेट किया जा रहा है, पर वैन का फेस अभी तक नीचे ही था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हम माँ की खूबसूरती तो विरासत में मिल गई है, माँ की कुछ हरकतें भी विरासत में मिल ही गई होगी, क्योंकि विरासत तो चलती रहती है ना। अभी जो वैन था वो अपने हाथ को पूरी तरीके से फोल्ड किया हुआ था क्योंकि उसको गुस्सा भी आ रहा था एंड उसे हर्ट भी हो रहा था। वो बस खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। जाओ सडनली कहता है वैसे आपने इसको नोटिस तो किया होगा, इसके चेहरे की दाग
दिख रही है ना, जो ये हमेशा मोतियों से छुपाया करता था। आप सबको पता ही होगा। अभी सारे लोगों को इस बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। हैनिंग जो इस भीड़ में खड़ा था वो मन में ही कहता है, क्या चूतियापा है, अगर इतनी ही नफरत है तो मार क्यों नहीं देते हैं, ये क्या तमाशा कर रहे हैं। हाँ, बोली लगाओ, मुझे खरीदना है उससे। अभी साव भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उससे इतनी घुटन हो रही थी ना, और उसे मन कर रहा था कि वो जाए स्टेज पे एंड स्टैप कर दे। वो बस स्टैप कर दे जाओ को, उसका मन कर रहा होता है, क्योंकि ये एक हद से बाहर जाने वाली चीज़ थी। जाओ जिसो और बहुत सारी बातें करता है वैन के रिलेटिव, एंड वैन के रिलेटिव नहीं, उसकी मदर के रिलेटिव। वो उसकी मदर को ही टारगेट किया जा रहा था, एंड वैन को तो वो कर ही रहा था। आज वैन की ना जैसे सीमा ना मिट गई हो, उससे रोना आने लगता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगती है जो ज़मीन पर भी गिरती है। वैन केजिंग अपने फेस को नीचे किया हुआ था। जाओजूसू तो वैन को तरफ देख ही नहीं रहा था, पर जब वो नीचे फ्लोर की तरफ देखता है और कुछ छींटे देखता है पानी की, वो अपने वैन की तरफ देखता है जिसकी आंखों से ना आंसू आ रहा होता है, वो रो रहा होता है। जाओजूसू जो चाहता था वो हो गया है काइंड ऑफ, क्योंकि वो बस उसे सबके सामने तोड़ना चाहता था, वो टूट गया है। जाओजूसू वो बैक स्टेप करता है एंड कहता है, तो नीलामी शुरू करते हैं, चलिए कौन कितना हाई रेट लगाना चाहेगा। अभी सब रेट लगा रहे होते हैं एंड वैन को बस वहाँ पर रोना आ रहा होता है, उसका कलेजा ना छील रहा होता है। सारे बोली लगा देते हैं और हैनिंग मस्त बैठा हुआ था, वो 1 रुपये भी नहीं लगाता है। अपनी सास सोचती है ये बोली क्यों नहीं लगा रहा है, पर हैनिंग की प्लानिंग थी कि जब एक अंत तक पैसा चला जाएगा ना तो वो उसे डबल दे देगा। बीच बीच में बोलना ना इंटरेस्ट लाता ही नहीं है। वो लास्ट में एक बार में हाई बोली लगाना चाहता था, इसलिए वो सबको बोली लगाने दे रहा था। अभी जो जाजूसू था वो खड़ा था एंड वो कुछ नहीं कह रहा होता है, एकदम साइलेंट हो गया होता है। बाकी और कितना ज़्यादा रेट लगाना चाहोगे, और कितना ज़्यादा रेट लगाना चाहोगे, दूसरे बोल रहे होते हैं। एंड जाजूसू सीधा था एंड वो अपने साइड नज़रों से ना सिर्फ वैन को ही देखा जा रहा था, पर वो फिर ना अपने फेस सामने कर देता है। एंड जैसे ही वो अपनी फेस सामने करता है, वो साव को उस भीड़ में देखता है जो ना जलविन मछली की तरह तड़प रही थी, उसके अंदर वो तड़प दिख रही थी उसे। एंड जाजूसू बस उसे ही देखने लगता है। जैसे ही एकदम हाई अमाउंट आता है ना और कोई आगे नहीं लगाने वाला था, तो अपना हैनिंग हाथ रेस करता है एंड अपनी बोली बताता है जो बहुत हाई थी। जो अपना जाओजसू होता है वो हैनिंग की तरफ देखने लगता है एंड वो नहीं चाहता था कि हैनिंग बोली लगाए, जिस वजह से वो जिन की तरफ देखता है, जिन इशारा करता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसे माफ़ करें। एंड जाओ फिर कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो नीलामी में आया है तो वो उसका भाई नहीं, वो एक नवाब है और नवाब बोली लगा सकते हैं। अभी हैनिंग के सामने वही बंदा टिकने की कोशिश करता है, पर हैनिंग हाई रेट कर रहा होता है, इतने पैसे यहाँ पे किसी के पास नहीं हैं। लग रहा होता है कि हैनिंग ही जीतेगा, जिस वजह से साव को ना रोना आने लगता है, क्योंकि लुगू आई नहीं थी। साव की आंखों की आंसू वो रुक नहीं पा रही थी। वो हमेशा अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेती थी, पर आज वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जो जाजूस थी ना, मतलब था ना, उसकी नज़र साव पे वापस से पड़ जाती है एंड वो एकदम स्ट्रेट था, पर साव को रोता हुआ देखकर वो एकदम हैरान हो गया होता है। उसकी आइज़ साव से हट ही नहीं रही थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर जो हमारा जाओजसू होता है वो बैठा हुआ था अपने वूसी के पास। जो वूसी होता है वो कहता है मैं उन लड़कियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहे हैं। जो जाओजसू होता है ना वो उसे टॉन्ट ही मारता है कि तुम एक वकील होने के बाद भी ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड वो बात सीधा वूसी के दिल पे लगी होती है। वूसी जानना चाहता था कि ये सब क्यों है, वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से जानना चाहता था कि वो करना क्या चाहता है एक्चुअली में। वो सारी बातें बताता है, साव की चोट के बारे में भी बताता है एंड ऑल दैट सब क्लियर कर देता है। जो वूसी होता है वो थैंक यू कहता है। साव कहता है क्यों। वूसी कहता है तुमने इस काबिल समझा कि तुमने मुझे अपनी बात बताई। देखो वो तुम्हारा भाई है, पर वो सच्ची में मुझे साइको लगता है। और तुम जानते हो कि मेरा पति कोठे से ही है, तो वो कोठे वाले लोगों की बहुत इज्जत करता है। वो साव को जानता है एक्चुअली में, एंड उसने मुझे बहुत बार साव के बारे में बताया है कि साव कुछ भी कर सकती है।
पर किसी के सामने रो नहीं सकती है, किसी को अपना दर्द नहीं दिखा सकती है, वो साव के बारे में बहुत बातें करता है। और अगर साव ने वो सारी चीज़ें बोली है तो वो झूठ नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारा भाई है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मतलब मैं किसी और लड़की की बातों पे विश्वास करूँ, अपने भाई के बातों पे नहीं। जो अपना वूसी होता है वो कहता है, माना कोठे वालों को आदत है सबके सामने कपड़े उतारने की, पर वो उनकी मजबूरी होती है। उसने अपना दर्द दिखाने के लिए तुम्हारे सामने कपड़े उतारे हैं। जाओ कहता है, इज्जत करता हूँ उस बात की, परंतु वो मेरा भाई है। जो अपना वूसी होता है वो कहता है, कभी कभी हम अपनों को नहीं समझ पाते। क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम किसी इंसान को इस कदर मार सकते हो? क्या तुम्हें देखकर कोई ये सोच पाएगा? क्या तुम्हारी मदर भी ये देखकर सोच पाएगी कि तुम किस हद तक चले जाते हो? जहाज जिससे एकदम शांत हो जाता है। उसे कहता है, मैंने सच्ची में साव को रोते हुए नहीं देखा। जब उसकी फैमिली उसे यहाँ पे भेज गई थी तभी भी वो स्ट्रांग थी। मेरा पति जिंगबेवान सभी से बहुत कनेक्टेड है। वो इस कोठे में सभी को जानता है। वो इस कोठे का नहीं है, फिर भी वो सभी को जानता है। और साव उसकी सबसे फेवरेट लड़की है। अभी जो अपना जाओ होता है वो यही सोच रहा होता है। फिर कहानी दूसरी प्रेजेंट में जाती है। जब वो काव्य मतलब अपने उसी से बात करके आया होता है ना, तो वो साव से टकरा जाता है। जो साव होती है वो कहती है, दिखाई नहीं देता। जाओ माफ़ी मांग लेता है सीधा, तो साव कुछ नहीं कहती है। जो साव जिसो होता है वो कहता है, तुम्हारा डेंट चुक चुका है, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो? मतलब तुम चाहो तो जा सकती हो, तुम्हारे पीछे सबसे अमीर लड़की है लुवो खान, तो तुम यहाँ पर क्यों हो? जो साव होती है वो कहती है कि मेरी मालकिन जाती है इसलिए, एंड वो कुछ सच नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है जाओ जिसो। बट इस बात से ना सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि लुवो जिस हद तक उससे लड़ रही थी उस दिन, ऐसा तो नहीं है कि वो उसे कोठे में ही रखना चाहेगी। देखकर तो सच्चा प्यार ही लगता है। इसलिए लुवो जब कोठे में आई होती है सा से मिलने, तो जाओ उससे मिलता है। सा कहती मतलब अपनी लुवो कहती है कि क्या है, मूड ख़राब करना चाहते हो? जाओ कहता है, अगर तुम उस लड़की से इतना ही प्यार करती हो तो यहाँ से ले क्यों नहीं जाती? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी बदनामी होगी? लुवो कहती है, मुझे बदनामी की डर नहीं है, पर सा यहाँ पे खुद रुकना चाहती है। जाओ कहता है, यहाँ पे कौन रुकना चाहेगा? लुवो कहती है, सा जितनी कठोर दिखती है ना उतनी है नहीं। वो वैन को बहुत मानती है और वो तुम्हारे ही भाई से वैन को बचाना चाहती है। तुम नहीं मानोगे इस बात को, पर जब मुझे सा मिली थी वो डरती थी। पता है, मैंने उसे एक बार छू लिया था गलती से। वो इतनी डर गई थी ना, मुझे रोना आ रहा था। मैं तभी उसको ले जाना चाहती थी। मैं हमेशा से उसको ले जाना चाहती हूँ, पर साओ हमेशा से यहीं पर रहना चाहती थी। मैं रीज़न समझ नहीं पाती थी, पर हाल में ही पता चला कि वो जाओ को खरीदना चाहती है। वो उसे उस दानव से बचाना चाहती है और उसको बचाने के लिए क्योंकि मुझे वो साओ की प्यारी स्माइल देखनी है। वो प्यारी स्माइल जब वो हंसती है एंड वो ना बहुत डिटेल देने लगती है। जाओ बोलता है कि दिमाग मत ख़राब करो, यहाँ से जाओ, स्माइल प्यारी है, फक ऑफ। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है। लुवो को इंग्लिश गाली आती है एंड वो कहती है, ओए फक ऑफ किससे बोला बे, बैंड चौथ, मैं गाली दूँ क्या तुझे? अरे जो जाओ जैसा होता है वो सुनता नहीं है, इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एंड लुवो को गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, कमीने ने खुद बात स्टार्ट की और अब कहता है फक ऑफ, यू फक ऑफ। एंड ये कहते ही वो बीच वाली उंगली दिखाकर वहाँ से जाने लगती है। कहानी प्रेजेंट में आता है एंड जाओ जिसको सिर्फ साव की आंखों का आंसू देख रहा होता है। सब उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे एंड वो यहाँ पर रो रही है। जो एनिंग होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई और बोली लगाने वाला है, तो जाहिर सी बात है वैन गेजिंग को मैं ही जीता हूँ। एंड ये कहते ही वो उठकर वैन गेजिंग के पास जाने वाला था, तभी बोली हाई हो जाती है। हैनिंग देखने लगता है एंड ये बोली जाओ ने लगाई थी। सब जाओ की तरफ देखने लगते हैं कि ये दूसरा भाई भी यहाँ पर है। अब सब बोलने लगते हैं कि जब इन दो भाई को ही आपस में खेलना था तो बोली लगाया ही क्यों है? कोठा इनका है, जो चाहे कर सकते हैं, तो ये मतलब ही क्या हुआ? सब डिसअपॉइंट हो गए होते हैं एंड हैनिंग कहता है, आप ये नहीं कर सकते, समझ गए? जाओ कहता है, क्यों नहीं कर सकता, बोलो। अपना जो हैनिंग होता है वो कहता है, क्योंकि ये कोठा आपका है। जाओ बोलता है, कहीं का नियम है क्या ये जो कोठा जिसका होता है वो बोली नहीं लगा सकता? देखा जाए तो इस कोठे के हकदार चाचा जी भी है, जिन जिसने बोली लगाई थी प्रिंस पे, जो अब गायब है। और तुम भी तो बोली लगा रहे हो। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं तुम्हें नवाब की तरह ट्रीट कर रहा था, तो मेरे पे भी उंगली उठाने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं भी
एक नवाब हूँ अभी। एंड ये कहते ही वो स्टेज से नीचे उतर जाता है एंड बोली वाले प्लेटफॉर्म में चला जाता है। सारे हैरान थे कि चल क्या रहा है। हैनिंग अपनी पैसे बढ़ाया जा रहा था, पर हैनिंग भूल रहा था कि उसके पास जितने पैसे हैं ना वो उसके बाप के हैं, पर जाओ जिसू के पास जितने पैसे हैं ना वो उसके खुद के भी है और उसके बाप के भी है। कोठा भी उसका नाम है, वो बेच के चाहे वैन को खरीद ले, पर वो खरीद के रहेगा एक दिन के लिए। तो अभी जिन ये समझता है, वो हैनिंग को रोकने की कोशिश करता है, बट हैनिंग रुक नहीं रहा होता है। तो जिन जैसे तैसे करके हैनिंग को खींच के ले जाने लगता है, पर प्रिंस का पारा ना हाई हो गया होता है। अभी जो अपना वैन था वो हैरान था कि वो उसे क्यों खरीद रहा है, शायद वो फिर से उसकी बेइज्जती करेगा। अभी जाओ जिसो इस बोली में जीत जाता है। जाओ जिसो कहता है जीत गया मैं। एंड ये कहते ही वो अपने वैन के पास जाता है, उसके हाथ को होल्ड करता है एंड कहता है जीत तो गया हूँ, पर मुझे गंदी चीज़ों को मुंह लगाने का शौक़ नहीं है, गंदी चीज़ अपने पास नहीं रखता। तो क्या ऐसे कोई मेरे से ख़रीदना चाहेगा? अब सब हैरान थे कि हाँ ये क्या हो रहा है। सब में से एक इंसान कहता है पर तुमने इसको इतने का ख़रीदा है तो तुम इसे कितने का बेचोगे? जाओ जिसको कहता है मैं पैसे बहुत कम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में इसकी कोई कीमत नहीं है और मैं इसे बेचकर आप लोगों को ठगना नहीं चाहता हूँ, तो कीमत बताइए। साओ को इतना गुस्सा आता है ना कि वो आगे आती है। एंड जो अपना जाओ होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तू साओ इससे ख़रीदना चाहती है। सारे कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो कोठे की ही है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है आपको एक वर्ड पता है, डिज़ायर। डिज़ायर सबके अंदर होता है, ये कोठे की है तो क्या है, शायद इसे मैन पे नज़र हो। तो साओ क्या आप इसे ख़रीदना चाहेंगे? साओ एकदम हैरान होती है कि हाँ। एंड जाओ जिसो उसको इतनी कम कीमत बताता है ना कि सारे कहने लगते हैं कि मैं ख़रीदना चाहूँगा, मैं ख़रीदना चाहूँगा। पर जाओ कहता है कि मुझे ये लड़की अच्छी लगी तो मैं इसे बेचना चाहूँगा नवाबो, बोली ख़त्म हो चुकी है। एंड ये कहते ही साओ के पास आता है एंड कहता है तुम इसे खरीद सकती हो आज के लिए, क्योंकि मैंने भी आज के लिए ही ख़रीदा है। तो मुबारक हो साओ, तुम हो ऑनर वैन क्रेजिंग की आज की नाइट की। तुम्हारे पास अगर इतने पैसे ना हो तो तुम्हें वापस डेंट में डाल दिया जाएगा, तुम अपना इन्हीं सब काम से डेंट चुका सकती हो, तो एंजॉय करो। एंड ये कहते ही वो उसके शोल्डर पे हाथ रख कर चला जाता है। सावस जाओ को देखती रह जाती है, वैन भी देखता रह जाता है। सब देखने लगते हैं कि ये हुआ क्या है। सब साओ के पास आकर कहने लगते हैं कि तुम मुझे भेज दो इसे, मुझे भेज दो। पर साओ ना कुछ नहीं कहती है एंड वैन को ले जाने लगती है वहाँ से। वो तो बहुत खुश थी, लाइक उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी खुशी कैसे बयां करे, पर उसे गुस्सा भी है लू पर, क्योंकि वो आई नहीं। अभी जो अपनी साव होती है वो अपने वैन को उसी कमरे में ले गई थी जहाँ पे फर्स्ट नाइट रुका जाता है, उसको रुकना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी वहाँ पर। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये क्या चल रहा है, मेरा डेंट क्लियर होगा या फिर नहीं, मुझे इतने में ख़रीदा इतने में बेचा, इस समझ में नहीं आ रहा। जो साव होती है वो कहती है देखो जाओ जिसो ने तुम्हें बहुत महंगे में ख़रीदा है, उसका आधा पैसा कोठी को जाएगा, आधा तुम्हें जाएगा, तुम्हारा ऑलमोस्ट डेंट क्लियर होने वाला है। बाकी जाओ ने जो भी मूर्खता की है वो उस पर है। तुम इतना मत सोचो, पानी पियो और आराम करो, तुम बहुत रोए हो। एंड ये कहते ही वो उसके आंसुओं को स्वाइप करती है, क्योंकि वो अभी भी दिख रहे होते हैं। जो अपना वैन होता है उसे समझ में नहीं आता है कि साव ने ये क्या किया। साव भी नहीं समझ पाती है, बट वो खुश थी, जो भी हुआ वो हो गया। हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में ही बैठा हुआ था, लाइक अपने रूम में। तभी नॉक होता है एंड जाओ कहता है कौन, एंड वो गुलशन को देखता है और अपना हाथ फोल्ड कर लेता है, क्योंकि गुलशन के सामने उसे घरवाली बनने का ऑफ़र दिया गया था। जो गुलशन होती है वो कहती है मैं दूर से देख रही थी, मैं वैन को हैनिंग के हाथों जाते हुए देखना नहीं चाहती थी, पर मैं देख रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे वैन को बस नीचा दिखाना था, उसे बताना था कि उसकी कीमत इतनी भी ज़्यादा नहीं है, वो 2 कौड़ी में बिकने वालों में से ही है। जो गुजन होती है वो कहती है तुम कुछ भी कहो पर तुमने उसकी मदद की है, क्या तुमने ये साओ के लिए किया? जो अपना जाओ होता है वो कहता है ये मैंने किसी के लिए नहीं किया, मैं अच्छा नहीं हूँ। अपनी गुजन कहती है दिख गया, मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम ऐसी ही हरकत करते रहे तो मैं ज़रूर घरवाली बनूँगी। एंड ये कहते ही वो उधर से चली जाती है और जाओ जिसू कुर्सी पे बैठ जाता है एंड कहता है मैंने मदद नहीं किया, मैं बस उस इंसान को नीचा दिखाना चाहता था।
ज़ाओ जसो बस खुद को तसल्ली दिला रहा है कि वो उसको नीचा दिखाना चाहता था इसलिए उसने किया। पर ये भी बात है कि उसने वैन के लिए कुछ नहीं किया, उसने किया तो उस लड़की के लिए जिसके बारे में उसने सुना है कि वो कभी नहीं रोती है एंड वो रो रही थी। उसने बस उस लड़की के लिए किया है, वैन के लिए नहीं। वो एकदम ना शांत हो गया होता है। उधर जो अपनी साथी वो गई होती है वैन के लिए कुछ खाना लाने के लिए, क्योंकि वैन ने कुछ खाना नहीं खाया था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी तो वो ढंग से खाना नहीं खा पाया था। तो साओ बस उसके लिए खाना लेने के लिए चली गई थी। इन वैन केजिंग उसी कमरे में था और सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ है उसके साथ। उसे सच्ची में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हमें जाओ को वापस दिखाया जाता है जिसके पास एक आदमी आता है जो कहता है आपके लिए एक कॉल आया है। एंड जाओ जसो उस कॉल को पिक करने के लिए चला जाता है क्योंकि जो टेलीफोन बूथ है उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा। अभी कोठे में कोई टेलीफोन बूथ नहीं है। जो जाओ जसो होता है वो उधर जाने लगता है एंड साओ तो खाना लेने गई ही होती है। वैन अभी भी कमरे में ही था, तभी कमरे का ना गेट बंद होने की उसे आवाज़ आती है। तो वो गेट की तरफ देखता है, वहाँ पे हैनिंग खड़ा था। अपना वैन एकदम घबरा जाता है एंड खड़ा हो जाता है। हैनिंग कहता है समझ में नहीं आ रहा आज ऐसा क्या हुआ, क्यों जाओ ने तुम्हें खरीदा और किसी और को बेच दिया, मुझे क्यों नहीं। पता है इन सब वजह से मुझे थप्पड़ पड़ी मेरे पापा के हाथ से एंड उसके गाल पर ना अभी हाथ रखा हुआ था। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है मैं अपने पापा की तरह नहीं हूँ, पापा ना सबको चांस देने का सोचते हैं, मुझे चांस नहीं देना होता, जो मेरा है वो मेरा है। एंड वैन मैंने तुम्हें कब का मॉक कर दिया था और अब तो तुम मेरे ही रहोगे। वैन को कुछ समझ में नहीं आता। हैनिंग उसके पास भाग कर आता है। वैन गेट की तरफ जाने की कोशिश करता है पर हैनिंग उसे बिस्तर पे पटक देता है एंड कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, गेट ना बंद हो चुका है और कोई नहीं तोड़ पाएगा। एंड ये कहते ही वो उसका रेप करने की कोशिश करता है। वो उसके लिप पर किस कर रहा होता है एंड उसे ज़बरदस्ती कर रहा होता है। वैन केसिंग अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था बट वैन केसिंग एक अच्छा डांसर है एंड वो एक अच्छा फाइटर भी है। पर उसने सिर्फ फाइटिंग को प्रायोरिटी नहीं रखा। उसकी बॉडी मजबूत है क्योंकि वो डांस करता है, पर हैनिंग ने ना रियल फाइटिंग सीख रखी है तो वो अच्छे तरीके से दूसरों को ग्रैब कर सकता है, इसलिए वो भी वैन पे डोमिनेट कर रहा होता है। वैन बहुत कोशिश कर रहा होता है पर हैनिंग उसके कपड़े फाड़ने लगता है एंड उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। वो उसके लिप्स से ब्लड निकाल देता है। उसने उसके पूरे लिप्स को ना बाइट कर दिया होता है एंड उसको इतने तेज चाटा मारा होता है उसका पूरा गाल ना लाल हो गया होता है। वैन केसिंग स्टिल उसको मारते हुए गेट की तरफ जाने की कोशिश करता है पर हैनिंग उसका पाँव खींच लेता है जिस वजह से वैन का फेस पूरा नीचे लगता है। उसके साइड फेस पे बहुत तेज चोट लगी होती है। हैनिंग उसके टॉप पर आ जाता है, उसका सर पकड़ लेता है एंड वो भी उसके बैक पर बैठा है क्योंकि उसका जो स्टमक है ना वैन का वो ज़मीन के साइड है। हैनिंग उसका बाल उठाते हुए कहता है भागने की कोशिश मत कर एंड ये कहते ही वो उसके सर को सीधा मार देता है ज़मीन पर। उसके खून निकलने लगते हैं। फिर वो उसे उठाता है और थप्पड़ मार रहा होता है क्योंकि हैनिंग कभी इंटीमेट नहीं होना चाहता है, वो टॉर्चर करना चाहता है जो वो वैन को कर रहा होता है। उसके पास हल्का सा खंजर भी था जैसे निकाल कर वो उसके बॉडी में ऐसा ना मार्क देना चाहता था जैसे उसने साव को दिया है। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं छोड़ दो, तुम्हें कुछ करना है तो कर लो पर मुझे ऐसे चोट मत पहुँचाओ, अगर मुझे दाग लगा तो और कोई मुझे नहीं खरीदेगा। हैनिंग कहता है पर बच्चा ये तो मेरी आदत है ना, ऐसे ही तो इंटीमेट होता हूँ मैं, ऐसे ही तो मुझे खुशी मिलती है। एंड ये कहते ही वो उसे फिर से बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड अब उसको वो खंजर मारने ही वाला था, लाइक एक निशान देना चाहता था अपना फर्स्ट लेटर लिखकर या फिर कुछ भी अपनी निशानी देखकर। पर तभी गेट पे नॉक होने लगता है। जो वैन होता है वो चिल्लाने लगता है कि बचाओ मुझे, पर हैनिंग उसका मुंह पकड़ लेता है एंड गेट अब और तेज नॉक होने लगता है। बट कोई मतलब नहीं था, हैनिंग ने गेट बंद कर रखा था एंड हैनिंग अपने वैन पर एच लिखने की कोशिश करता है पर तब तक गेट टूट जाता है। हैनिंग देखे कि कौन अंदर आया है उससे पहले हैनिंग को उठाकर फेंक दिया जाता है एंड भागने की कोशिश की जाती है वैन के साथ। पर हैनिंग हाथों हाथ उठता है एंड देखता है कि जो उसे बचाने आया है वो साओ है। जो हैनिंग होता है वो साओ का गला पकड़ लेता है एंड कहता है तू चुईया हमेशा बीच में आती है। जो साओ होती है उसका गला बहुत दर्द कर रहा था पर वो हैनिंग पे थूक देती है एंड कहती है
वैन को मैंने खरीदा है ना, तो तू कौन होता है उसे छूने वाला आज। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है इस थूक का बदला तो लूँगा मैं। एंड ये कहते ही वो साओ को बहुत मारने लगता है। जो अपना वैन होता है वो बचाने के लिए मदद मांग रहा होता है, पर जितने भी वहाँ पे गार्ड खड़े थे ना वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खड़ा है वो हान हिंग है, जिनका बेटा। कोई कुछ नहीं कर सकता है। वैन हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा था, बट गार्ड ना वैन को आगे जाने दे रहे थे ना ही हेल्प कर रहे होते हैं। एंड साओ को बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था। उसका फेस फिर से ब्लडी हो गया होता है। उसे हमेशा हैनिंग से ये चोट लगती है, पर आज वो सिर्फ मार नहीं खा रही थी, वो उसकी आंखों पे ना अपनी दोनों उंगलियां डाल देती है। पर हैनिंग स्ट्रांग है, उसको थोड़ा दर्द होता है, बट वो उसका हाथ ऐसे खींचने लगता है दोनों की तरफ। फिर जो वैन होता है वो हैनिंग के पीछे आता है, वो उसे एक सामान लेकर उसके सर पे मारने वाला था, पर हैनिंग स्मार्ट था इसलिए वो उधर से हट जाता है एंड वो पॉट सीधा साओ के फेस पर ही लगता है। वैन सॉरी बोलने लगता है, पर जो हैनिंग होता है वो वैन को ही दीवार पे ऐसे ना भचीड़ने लगता है। साओ उठने की कोशिश कर रही थी, बट वो उठ नहीं पा रही थी, उसकी बॉडी इस कदर टूटी हुई थी। बट वो हैनिंग का पाँव को ना बाइट करने लगती है। हैनिंग को दर्द होता है एंड वो कहता है जा बे कुतिया, एंड ये कहते हुए उसके फेस पर पंच मारता है। एंड अपने वैन पर निशानी देना चाहता था, तो वो खंजर लेकर निशान देने लगता है, पर तभी हैनिंग को कोई बहुत तेज़ उठाकर फेंक देता है। हैनिंग हैरान था, क्योंकि ये बहुत मेन पावर की ज़रूरत है, आया तो कोई लड़का ही है। वो देखता है कि वहाँ पर जाओ था। जाओ वैन को देखता है, फिर सा को देखता है, फिर अपने हैनिंग को देखता है। जाओ जिसको अपना सर पकड़ लेता है एंड कहता है मैंने सोचा कि मैं विश्वास ना करूं, उन लड़कियों के बात को भी डिनाई कर दूं, पर जब मैंने अपनी आंखों के सामने ही ये देख लिया है तो कैसे डिनाई करूं मैं। हैनिंग, साओ और वैन से सॉरी बोलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो हैनिंग होता है ना वो जैसे अपना आपा खो चुका था एंड वो कहता है मैं क्यों सॉरी बोलूँ, हाँ जो चाहो वो करोगे क्या, क्या क्या समझ रखा है, सब तुम्हारी मर्ज़ी से चलेगा। बिल्कुल नहीं, और मैं तेरी माँ के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन रखेलों के साथ ही कर रहा हूँ। जो अपना जाओ जिसको होता है वो कहता है तुझे कुछ भी बोलना था, पर मेरी माँ को इंक्लूड नहीं करना था। है नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते ही वो सीधा हैनिंग का गला पकड़ लेता है एंड कहता है क्या कहा तुमने इन औरतों को, रखेल, हाँ तुम मर्द ही तो इनके पास आते हो, तुम ही इनके बाहों में समाना चाहते हो, इन्हें पैसे देकर रखना चाहते हो, और तुम ही इनकी बेइज्जती करते हो। इज्जत नहीं आती, जिस औरत का तुम यूज़ कर रहे हो, जिस आदमियों का तुम यूज़ कर रहे हो, उसके लिए बिल्कुल इज्जत नहीं है तुम्हारे दिल में। क्या तुम्हारी माँ भी होगी तो तुम ऐसा ही करोगे, बोल। हैनिंग कहता है अब तुम मेरी माँ पे बोल रहा है कमीने। एंड ये कहते ही वो जाओ को स्लैप करता है। जो जाओ जिससे होता है वो थूकता है एंड कहता है सॉरी, अब मैं बस तुमसे नरक में ही मिलूँगा जब मेरी मौत होगी। एंड ये कहते ही वो हैनिंग को ना सीधा मारने के फिराक में था कि वो मार ही देगा उसे, क्योंकि उसका पारा हो गया है हाई, उसकी आंखों में ब्लड जमने लगा है। साओ एकदम हैरान थी, इनकी फाइटिंग इतनी गंदी चलती है, इतनी गंदी चलती है। हैनिंग की जो बुरी पिटाई हुई होती है, क्योंकि फर्स्ट फाइट में जाओ जिसू ने लीड लेने दिया था हैनिंग को, बट इसमें जाओ जिसू की शुरू से प्लानिंग है कि वो हैनिंग को मार ही दे, क्योंकि उसका पारा हाई हो चुका है। हैनिंग इतना मार खाया होता है ना कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो ज़मीन पे लेटा हुआ था, वो बस कह रहा होता है रुक रुक जाओ रुक जाओ। पर जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है सॉरी बोल, साओ और वैन को सॉरी बोल। जो अपना हैनिंग होता है वो बोलता है साओ सॉरी, वैन वैन सॉरी सॉरी, आप रुक जाइए रुक जाइए। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैंने ये नहीं कहा था कि तुम सॉरी बोलोगे तो मैं रुक जाऊंगा, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एंड ये कहते ही वो अपने बेल्ट निकालने लगता है। हैनिंग एकदम हैरान था एंड जाओ जिसको जो बेल्ट से सुताई करता है हैनिंग की। हैनिंग भागने की कोशिश करता है एंड भागता भी है, वो बहुत मुश्किल से भाग रहा होता है। वो कोठे के बीच आकर रुक जाते हैं, क्योंकि हैनिंग वहाँ पे गिर गया होता है। सारे कोठे वाले लोग देख रहे होते हैं, गूजैन एंड ऑल दैट सब। और जाओ इस कदर कूट रहा होता है ना हैनिंग को कि सब हैरान थे। जाओ जिसको एकदम पागल लग रहा होता है।
जो अपना वैन होता है वो भी लंगड़ाते हुए बाहर की तरफ आता है। एंड साओ भी आई होती है क्योंकि दोनों की हालत बहुत ख़राब थी। साओ की तो वैन से ज़्यादा हालत ख़राब हो गई होती है क्योंकि हैनिंग ने उसे बहुत मारा है। जो साओ होती है वो बस देखने लगती है एंड जाओ उसे बहुत तेज़ मार रहा होता है। सारे कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जाओ जिसो के बीच में आना मतलब खुद के मौत को आमंत्रित करना होता है। पर वहाँ पे जिन आ जाता है एंड अपने बेटे को ऐसे पीटते हुए देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करता है। पर अपना जाओ मान कहाँ रहा होता है। हैनिंग तो बोलने के लायक भी ना ही रहा था। जिन बहुत बोलता है पर जाओ जिसो गुस्से में बोलता है, उधर देखो वो लड़की और वो लड़का दिखाई दे रहा है, आपके बेटे ने उसकी ये हालत की है। मेरे बेचने के बाद भी उसने उसकी रेप करने की कोशिश की। इंसान चाहे अपना शरीर भी क्यों ना बेच रहा हो पर उसके मर्जी से उसे छूना वो रेप ही होता है। कितना भी घटिया बन जाऊँ मैं, पर रेप जैसी चीज़ों को सपोर्ट तो मैं नहीं करने वाला। मेरी ऐसी फैंटेसी नहीं है कि शादी के बाद इंसान का शरीर उसका हुआ। प्यार करते हो तो वो शरीर उसका हुआ। अगर हैनिंग उस वैन से प्यार करता है तो ये प्यार है उसका कि वो उसे इस कदर मारेगा। नफ़रत करना है तो दिल खोल के करो, पर नफ़रत में भी ये शामिल नहीं होता है। ये एक दरिंदगी है जिससे मैं बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। आपको अपनी बेटी की जान प्यारी है ना, आप मुझे मार दीजिए अभी, नहीं तो मैं आपके बेटे को तो छोड़ूंगा नहीं। एंड ये कहते ही वो जिनका हाथ अपने गले पे रख लिया होता है कि मार दो उसे, पर वो तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा क्योंकि जो हुआ है ना वो एक्सट्रीम लेवल हो गया है उसके लिए। जो अपना जिन होता है वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो हैनिंग को देखने लगता है एंड कहता है, सही कहा, रेप रेप बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये है ही कमीना, जानता हूँ मैं। एंड ये कहते ही वो जाओ के हाथ से बेल्ट ले लेता है एंड हैनिंग को खुद मारने लगता है। जाओ जिसको रोकता नहीं है। जिनको लगता है कि जाओ रोकेगा, पर जाओ रोक ही नहीं रहा होता है, देख रहा होता है, उसे कोई मतलब ही नहीं था। पर जिन भी अपने बेटे को इतना नहीं मार पाता है एंड वो नीज़ पे जाकर रोने लगता है एंड अपने जाओ के पाँव पे चला जाता है, उसके पाँव को पकड़ लिया होता है एंड कहता है, जाओ बेटा मैं बचपन से इस कोटे को संभालने के पीछे लग गया था। हैनिंग और तुम तो छोटे थे ना, किनवाई सांग तभी तो घर छोड़ के चला गया था उस औरत की वजह से। हैनिंग को संभाल नहीं पाया क्योंकि मुझे उस कोटे को संभालना था, उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर दो, पर ऐसा मत करो, मेरे बेटे को जेल में पहुंचा दो, पर उसे जान से मत मारो। जाओ प्लीज़ मत मारो, प्लीज़ प्लीज़ मत मारो, प्लीज़ बेटा मत मारो। जो अपना जाओ होता है वो पाँव पीछे कर लेता है एंड कहता है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर मैं सिर्फ आपकी इज्जत करता हूँ, आपके रिलेटिव से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपना जिन होता है वो जाओ की तरफ देखता है एंड वो बहुत टूट गया होता है क्योंकि वो उसके पाँव पड़ गया, पर जाओ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिन फटाफट वैन एंड साओ के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी सॉरी वैन, सॉरी साओ, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो मेरे बेटे को, प्लीज़ माफ़ कर दो, आज की बात कभी ऐसा नहीं होगा, मैं उसे कोटे के आसपास भी नहीं आने दूंगा, कभी कभी आने नहीं दूंगा उसे, प्लीज़ माफ़ कर दो। बोलो ना साहब को कि वो रुक जाए, बोलो ना। जो साहब होती है वो वैन की तरह नरम दिल नहीं थी। वो कहती है, जब आपका बेटा मुझे रोज़ मारा करता था, जब उसने मेरे साथ वो दरिंदगी की, तब आपने उसे एक बार भी कुछ नहीं कहा और आप उसकी परवरिश को कहते हो। आप उसकी परवरिश कर सकते थे पर आप ही नहीं करना चाहते थे। आपको लगता है कि हम यूज़ करने वाली चीज़ें, और आपने अपने बेटे को हमें यूज़ करने दिया। हमें ऐसा खिलौना बना के रखा जो टूट भी जाए तो फ़र्क ना पड़े, पर हम खिलौने नहीं हैं जिन, हमारे अंदर दिल है। जो अपना जिन होता है वो एकदम दुखी हो जाता है पर वो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर दिल है, प्रिंस को भी मैंने ही भगाया ना, मैं किसी से ये कहना नहीं चाहता था, पर प्रिंस जाओजिंग से प्यार करता था इसलिए मैंने उसे भगा दिया। सब कुछ अचानक से प्लान हुआ इसलिए वो तुम्हें कभी कुछ बता नहीं पाया। मुझे जैसे ही पता चला कि वो उसे प्यार करता है, और मुझे बेड पर ही पता चला, जब मैं उसके साथ था ना तभी मुझे पता चला, मैंने उसे हाथों हाथ भगा दिया।
मैं फीलिंग समझता हूँ। अपने बेटे के समय मूर्ख हो गया था, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ कर दो। और वो इतना रो रहा होता है ना, वैन के पास भी जाकर रोने लगता है। एंड वैन कहता है मैंने माफ़ कर दिया अंकल, सॉरी मालिक, मैंने माफ़ कर दिया। जो अपनी साह होती है वो वैन को देखने लगती है एंड वैन इशारा करने लगता है कि माफ़ कर दो, तो साह भी माफ़ कर देती है। दोनों जब माफ़ कर देते हैं ना, तो जाओ बोलता है तो आज के बाद रोते हुए मत आना कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता है। तुम जैसे ही लोग होते हो जो मौके को हासिल नहीं करते। आइंदा से मुझे अपना चेहरा मत दिखाना रोता हुआ कि हमारे साथ गलत हो रहा है। एंड ये कहते ही वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसका पूरा मन था हैनिंग को मारने का, क्योंकि उसका पारा हाई था। पर जो विक्टिम है उन्होंने ही माफ़ कर दिया, तो वो क्या बोले, वो बीच में कोई नहीं होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। एंड कमरे में ना बैठा हुआ था और सर पकड़ लिया होता है। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जाओ जसू बात करने गया होता है ना किसी से, तो वो वूसी का कॉल था। वूसी उन्हीं में से एक लेडी के पास थी जिसकी है मतलब हैनिंग ने जिसे ख़रीदा था। जो अपना वूसी होता है वो कहता है कि वो आपके पास आ नहीं सकती है क्योंकि वो शहर छोड़ के चली गई है, बट मैं उससे बात ज़रूर करवा सकता हूँ आपकी। तो जाओ जिसू भी मान जाता है। वो लड़की बात करने लगती है एंड जाओ जिसू बहुत मुश्किल से हैनिंग के बारे में पूछता है। वो लड़की हैनिंग के बारे में बताती है एंड ये भी बताती है कि जो दूसरी लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो हैनिंग का दिया हुआ टॉर्चर नहीं सह पाई। वो अपने आप को संभालती है एंड उस चीज़ों से दूर रखती है एंड वो अभी भी उस चीज़ों को दूर रखना चाहती है। इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया था कि हैनिंग ने किया तो है उनके साथ बुरा। जाओ जिसो इस बात से और भी ज़्यादा गुस्से में था ही। पर जब वो कोठे में आता है तो वो उस बोली वाले जगह को ही देखता है जो एकदम साइलेंट था एंड एक गार्ड था वहाँ पर जो इधर उधर देख रहा होता है जैसे कि सेफ्टी कर रहा हो, पर वो सेफ्टी कर किस चीज़ की रहा है। तो जाओ जिसो वहाँ पे जाता है। वो गार्ड आवाज़ करने की कोशिश करता है ताकि अंदर पता चल सके, पर जाओ जिसो इशारा करता है कि कुछ बोला तो तुम गए। वो गार्ड शांत हो जाता है। जब अंदर जाता है तो देखता है कि गार्ड ना एकदम घेरा लगा के खड़ा है। उसे समझ में नहीं आता है, सारे गार्ड कुछ बोले उससे पहले जासूस उनको शांत करवा ही देता है। अंदर जब वो देखता है उसका पारा हाई हो जाता है, क्योंकि वो हैनिंग को पहले से ही सबक सिखाना चाहता था, पर अब तो वो उसे मारना चाहता है ये सब देखकर। इसलिए वो अंदर की तरफ चले गया होता है एंड जो हुआ आप आगे जानते ही हैं। जाओ जो बैठा हुआ था एंड वो बहुत गुस्से में था। उसे बहुत ज़्यादा चोट तो लगी हुई ही थी, पर वो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा होता और उसका दिमाग ना अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। दिमाग जैसे कि फट गया हो उसका। और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उन लड़कियों ने और वैन ने इतने आसानी से माफ़ कर दिया, लाइक जिन पाँव पे पड़ा, बट तुम्हारी इज्जत लूटी गई है, तुम्हें इतना मारा गया है, तुम बस इन आंसुओं से शांत हो गए। शायद इंसान नरम दिल हो सकते हैं, पर जाओ जिसको इतना नरम दिल नहीं है, तो उसके लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं हो रही होती है। एंड वो उस बात के गुस्से में तो था ही। पर वो काफ़ी देर बाद हॉस्पिटल जाता है वहीं के खुद का भी पट्टी करवाने के लिए, क्योंकि ब्लड तो वही उसके भी गिर रहे थे, इन्फेक्शन हो जाएगा, इससे अच्छा वो अपने आप को ट्रीट करवाए। वो गया होता है तो देखता है कि वैन केजिंग एंड साव वहीं पर लेटे हुए हैं, जहाँ पर वैन केजिंग तो सो गया है पर साव अभी भी जगा हुआ है। जाओ जिसको चुपचाप जाता है एंड पट्टी करने को बोलता है एंड वो जो डॉक्टर था वो पट्टी करने भी लगता है। पर ना साव की नज़र जाओ पे पड़ती है एंड वो बस उसे देखती रह जाती है। जो जाओ जिसो होता है वो देख ही नहीं रहा होता है साव की तरफ, तो उसे पता ही नहीं है कि साव उसे देख रही है या फिर नहीं। पर जाओ जब पट्टी करके जाने वाला रहता है तो साव कहती है जाओ जिसो। जो जाओ जिसो होता है वो देखने लगता है एंड जो साव होती है वो कहती है शुक्रिया आज के लिए। जब ना जाओ होता है वो कहता है मुझे शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम जैसे कमज़ोर दिल वालियों से बात नहीं करता। तुम्हारे पास मौका था, तुम उसे जान से मार सकती थी जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, पर तुम्हें एक अच्छाई की मूर्त बनना था, तुम बन गई। जो अपनी सा होती है वो कहती है वो बस वैन के लिए था। जब नजाओ जसो होता है वो कहता है तुम्हारी ज़िंदगी जो वैन से इन्वॉल्व हो रही है ना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें किसी रिश्तों से मतलब नहीं है, पर यहाँ तो तुम उसके लिए ऐसे मर मिट रही हो जैसे कि वो तुम्हारा भाई हो। जो अपनी सा होती है वो कहती है मैं जब रो रही थी तो वैन ने ही मुझे संभाला था, वो छोटा था पर वो फिर भी मुझे संभाल रहा था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तो वैन ही तुम्हें संभालेगा आज के बाद।
भरोसा मत करना कि मैं कुछ करने वाला हूँ अब। जो जाओ होती है वो कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। जाओ कहता है हैनिंग को मारना। वैसे भी मैं उस पर चिढ़ा हुआ था, वो बीच में बहुत आता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है नहीं, तुमने वैन को मुझे लेने दिया, तुम चाहो तो किसी और को भी बेच सकते थे और अपना पैसा रिकवर कर सकते थे, तो तुमने मुझे ही क्यों बेचा। जो अपना जाओ जैसो होता है वो कहता है मैं बस वैन को उसकी औकात दिखाना चाहता था। साव कहती है अगर तुम उसे औकात दिखाना चाहते तो तुम किसी और को भेजते, मुझे ही क्यों। जब ना जाओ जैसो होता है वो एकदम शांत हो जाता है एंड कहता है तुम्हें चोट लगी है ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सोना चाहिए। जो साव होती है वो जाओ के सामने आ जाती है एंड वो नीज पे गिर जाती है। जो अपना जाओ होता है वो एकदम हैरान हो जाता है एंड कहता है तुम्हें चोट लगी है। जो अपनी साव होती है वो रोने लगती है एंड कहती है शुक्रिया, आज तुमने जो कुछ भी किया बहुत बहुत शुक्रिया, कभी भी मौका मिला तो मैं इसका एहसान ज़रूर चुकाऊंगी, चाहे उसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, पर अगर तुम वैन को हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये भी याद रखना। मैं तुम्हारे एहसान के तले दबी पड़ी हूँ, पर मैं तुम्हें मारने से पीछे नहीं हटूंगी अगर तुमने वैन को और ज़्यादा टॉर्चर किया तो। पर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चोटों को आराम मिला है जो उस रात मुझे लगा था। जो जाओ जैसे होता है वो बस साव को ही देखता रह जाता है एंड उसकी आंसू पूरी ज़मीन पे गिरी पड़ी थी। जो जाओ जैसे होता है वो नीज पे बैठता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है मत रो, तुम्हें चोट लगा है वो तुम्हें दर्द देगा, रो मत। जो अपनी साव होती है वो कहती है शुक्रिया एंड वो उसकी तरफ ही देख रही होती है। जाओ जैसे गहरी सांस लेता है एंड उसे हक कर लेता है, बट उसने वो इतने जेंटलमैन की तरह हक किया था ना, वो अपने बॉडी को पूरा उसे टच नहीं करवा रहा था, अपने हाथों को उस पर प्लेस भी नहीं किया था, उसने मुट्ठी बना ली थी एंड उसने सर पर हाथ रखा था। साव को अब और रोना आने लगता है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल हक था उसके लिए। जाओ कहता है वो लड़की लो वो तुम्हें बहुत मानती है, तुम उसके साथ यहाँ पर जा सकते हो, वैन तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं बन सकता है। हर साओ मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं वैन को फूटी आँख पसंद नहीं करता, मैं उसकी ज़िंदगी ज़रूर ख़राब कर दूँगा, तो तुम चाह कर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि मैं वैन के साथ कुछ अच्छा नहीं करने वाला हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब करूँगा। एंड ये कहते ही वो साव को वहाँ पे छोड़कर चला जाता है एंड और कुछ नहीं बोलता है, पर साव अभी भी वहाँ पर रो रही होती है। साव ने पहली बार किसी के सामने इतना फूट कर रोया है, उसे हक भी किया है यार, अपनी दिल की बातें बताई है। लाइक ये बहुत अलग चीज़ था, वो बहुत रो रही होती है। पर ये सारी जो बात है ना वो गुलशन सुन रही थी। गुलशन साव से मिलना चाहती है पर उस दिन की जो लड़ाई हुई है उसके बाद से वो मिल नहीं पाई है। पर गुलशन ना एक एक अलग फीलिंग पा रही होती है जाओ के प्रति, वो उससे अच्छा लग रहा होता है, पता नहीं क्यों। वो वैन के साथ बहुत बुरा है पर गुलशन को वो अच्छा लग रहा है, स्टिल वो अच्छा लग रहा है उसने जो कुछ भी किया है। जो जाओ जैसे होता है वो वहाँ से चला जाता है, मतलब वो कोठे से ही चला जाता है। हमें जिनको दिखाया जाता है जो एक अच्छे हॉस्पिटल में था एंड उसके बेटे को भर्ती किया गया था, उसका बेटा अभी तक होश में नहीं आया है। जो अपना जिन होता है वो बहुत गुस्से में था एंड वो कहता भी है, मतलब उसका बेटा बेहोश है फिर भी वो कहता है मैंने कहा था ना बीच में मत आओ, तो क्यों आ रहे थे बीच में, क्यों, तुम मेरे बेटे हो, तुम कमीने हो, पर मैं तुम्हें मानता हूँ। अभी जिन अपना सर पकड़ लेता है एंड कहानी उस समय से स्टार्ट होती है जब जिन हैनिंग को ले गया था। हैनिंग को वो ले जाते ही, क्योंकि हैनिंग बहुत बहस कर रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, हमेशा जाओ के साथ देते हैं ब्ला 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 ब्ला। तो जिन जैसे ही कमरे में गया होता है वो सीधा हैनिंग को थप्पड़ मारा होता है एंड कहता है तुम किसका पैसा यूज़ कर रहे हो, वो पैसे मेरे हैं। पर जाओ जिसू के पास जो भी है ना वो उसका खुद का है, वो कोठा भी बेच सकता है, ये याद रखना। वो इतना जुनूनी है ना कि वो कुछ भी कर सकता है, तो तुम उसके सामने मत आओ और प्लीज़ उससे दूर रहो, उसकी चीज़ों से। मेरे मरने के बाद ये कोठा तुम्हें संभालना है, अगर तुम ऐसे ही हरकतें करते रहे ना तो जाओ जिसू तुम्हें इस कोठे के आसपास भी भटकने नहीं देगा। हैनिंग कहता है पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जिन होता है वो उससे वापस से स्लैप करते हुए कहता है पर मुझे फ़र्क पड़ता है, तो मुंह बंद रखो और उसकी चाटना स्टार्ट कर दो। एंड ये कहते ही जिन वहाँ से चला गया होता है। जिन के जाने के बाद जिन के कमरे में जो भी अल्कोहल पड़ा था वो हैनिंग ने बहुत पी लिया होता है। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके बाप ने उसे स्लैप किया था।
अभी जो अपना जिन होता है उसे प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के ना हाथ पकड़ के ही बैठा हुआ था। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो जैसे ही घर जाता है उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है एंड कहती है कि ये क्या हुआ। जाओ कहता है माँ आप नाइट में भी नहीं सोते, दिन में भी नहीं सोते, आप सोते कब हो। तमाई कहती है ये सब छोड़ो, ये चोट कैसे लगी है, हैनिंग और जिन क्यों नहीं आए हैं। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा पर मैंने हैनिंग को इतना मारा है कि वो भी हॉस्पिटल में होगा। उसकी माँ गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारा भाई है एक तरीके से। जो अपना जाओ होता है वो सारी बातें बता देता है एंड कहता है क्या अब मैंने गलत किया, क्या सही है किसी औरत का रेप करना या फिर किसी मर्द का भी। रेप रेप होता है, बोलिए अगर आपके साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती करता तो आपको बुरा नहीं लगता। उसकी माँ एकदम शांत हो जाती है एंड कुछ नहीं कहती है क्योंकि बात तो वैलिड है। जो अपना तमाई होती है वो कहती है पर हम उसे पुलिस में भेज सकते थे। अपना जो जावजिसु होता है वो कहता है और उसको पुलिस में भेज देते और वो पुलिस स्टेशन में क्या करता, आप जानते नहीं है कैसे चीज़ें चलती हैं, कुछ पैसा दो और लग्जरियस लाइफ पाओ। पुलिस नहीं, ये कभी एक अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। वो कुछ दिन हॉस्पिटल में रहेगा, उसके कल ठिकाना आएगा। मैं झूठ नहीं कहना चाहता, या तो उसे जान से मारना चाहता था। उसने कितनी लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है। साव नाम की लड़की की तो पूरे बॉडी में उसने स्कार्फ दे रखे हैं, मार्क कर रखा है उसको। और वो वैनकेजिंग, उसे भी वो मार्क कर रहा था। मैं उससे कितना भी नफ़रत करता हूँ पर पहले मैं उससे प्यार करता था। अभी तमाई एकदम शांत होकर कहने लगती है क्या 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 कह रहे हो तुम, कि क्या कहा तुमने। अभी जो अपना जाओ होता है वो एकदम शांत हो जाता है। तमाई कहती है कसम है तुम्हें मेरी, क्या चल रहा है बताओ। अब ना जाओ जो अब सब बता देता है कि वो से टॉर्चर एंड ऑल दैट सारी चीज़ें, प्यार से लेके ये तक। तमाई कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब तुम उससे प्यार करते थे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है आपने ही इस बात का जवाब दे दिया कि मैं प्यार करता था। माँ, मेरे लिए प्यार से बड़ा नफ़रत है। तमाई कहती है ये बिल्कुल सही नहीं है। जाओ कहता है उसकी माँ ने ज़िंदगी ख़राब कर दी। तमाई जो होती है वो कहती है तो उसकी ज़िंदगी कौन सी लग्जरियस लाइफ में जी रही है। उसकी माँ भागी, उसे छोड़कर भाग गई, वो अकेले सब कुछ संभाल रहा है। उसकी माँ ने तो कभी उसे संभाला ही नहीं होगा। छोटे तुम थे, छोटे वो थे, तो तुम कौन होते हो ऐसा उसके साथ करने वाले। जाओ कहता है माँ मैंने सोच लिया तो मैंने सोच लिया और मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं उसके लिए सारी फीलिंग मार चुका हूँ। एक ही फीलिंग है मेरे दिल में, वो है नफ़रत की, जो कभी नहीं जाएगी। उसे बेइज्जत करने के लिए मैं एक समय भी नहीं रुकूंगा। उसकी माँ कहती है ये गलत है। जाओ कहता है गलत तो वो भी था जो उसकी माँ ने किया। माँ बाप का कर्म का फल उनके बच्चों को ही चुकाना पड़ता है। बाप जो भागे हैं जिस वजह से आपको इतना सुनने को मिला है, क्या मैंने वो सारे सब नहीं सुने हैं जो आपके लिए बोले जाते थे। ये औरत खुद से नहीं कर पाती होगी, ये सारे सब चुभते हैं मुझे माँ, चुभते हैं। मेरे बाप ने आपके साथ गलत किया उस औरत की वजह से। उसने कभी भी मेरे से प्यार नहीं किया जैसे कि मैं उसका सगा ही नहीं हूँ। तो मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ उसे। मैं नहीं छोड़ सकता माँ, मैं नहीं छोड़ सकता। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है एंड उसकी माँ एक अल्फाज नहीं कहती है, वो उसे रोक भी नहीं पाती है। एजाज जिसको कमरे में बैठ कर ना रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत रोना आ रहा था। उसे याद आ रहा होता है कि उसकी माँ ने क्या क्या फेस किया है उसके पति को छोड़ने की वजह से। लाइक उसका पति जो उसको छोड़ दिया उसकी वजह से उसने क्या क्या सुना है, इतनी गंदी सब जो कोई औरत डिज़र्व नहीं करती है, वो सब उसे सुनने को मिला है जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। जहाँ जैसे बहुत रोने लगता है, उसके दिल में ना तकलीफ़ हो रही होती है बहुत ज़्यादा। और ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। आगे पता चलेगा कि हैनिंग कब होश में आएगा, लुओ का क्या हुआ, वैन एंड साओ रिकवर कर पाएंगे और गुजियान क्या सच्ची में घरवाली बनेगी। एंड यस, गुजियान एंड कावेनिंग का भी बहुत कुछ होने वाला है, तो कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। तो कहानी के साथ बने रहें और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल के साथ बने रहे। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जेमन से लिख दीजिएगा। एंड यस, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं पर ये ज़रूर हो रहा है कि घट ज़रूर रहे हैं, हमेशा घटते हैं। मैं कहाँ सोच रही थी मेरे 2000 हो जाएंगे, 2006
3 सब्सक्राइबर तो वैसे ही घट गए। मैं सोचूंगी कि 2000 हो जाए और मेरा कब 1000 हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब अपना रोना धोना बंद करते हैं एंड आप सभी से अलविदा लेते हैं। बाय बाय गाइस।